नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सीईटी के बारे में। और आप सभी लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि इसके सिलेबस से लेकर के फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर के सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 29/8/2024 को एक विज्ञप्ति आप लोगों के लिए जारी की जाती है। एक विज्ञप्ति जारी की जाती है और ये विज्ञप्ति आप लोगों के लिए लेकर आती है सीईटी। अब सीईटी क्या है अगर हम बात करें तो समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से आप सभी लोगों को, जिन लोगों को राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यहां से लेकर के, अगर मैं बात करूं कौन कौन सी सेवाएं हैं, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा से लेकर के राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी, ये पूरा जो भाग हमारे पास में आ रहा है, इस पूरे पार्ट को कहीं ना कहीं एग्जाम के माध्यम से, एक ही परीक्षा के माध्यम से इनको संपन्न करवाना है, जिसमें लगभग आप देखेंगे तो सेकंड ग्रेड लेवल की जो भी हैं, लिपिक सेकंड ग्रेड है ना, कनिष्ठ लिपिक, सहायक कनिष्ठ, कांस्टेबल है ना, जमावदार ग्रेड लिपिक कनिष्ठ, ये सारी चीजें एक साथ है। क्या पढ़ना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में आधार कार्ड का कितना रोल है, और आधार कार्ड में हम अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमने जन आधार कार्ड से अगर हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो कार्य किया है वो कहां तक सफल है, और हमारे एसएसओ आईडी की समस्या है उसको कहां तक है, ये मित्र क्या कर पा रहा है, लास्ट डेट क्या है, इन सभी प्रश्नों को एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, एक एक को फोन पे जवाब देना संभव नहीं था, इसीलिए एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। विज्ञप्ति 11/2024 विज्ञापन जो इन्होंने दिया है, और विज्ञप्ति जारी हो गई अपने पास में 29/8/2024 को। चलिए मैं आप लोगों को साथ में ले लेता हूं इसको, ताकि आप लोग इसको देख पाएं। चलिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि इसकी पात्रता कौन रखता है, जिस व्यक्ति ने 12वीं पास कर ली है, न्यूनतम आयु जिसकी 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, और अधिकतम आयु जो व्यक्ति 40 साल का हो गया। देखिए यहां पर आयु जब फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं कि न्यूनतम कितना हो उसका 18 वर्ष, और अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो 40 वर्ष। लेकिन यहां पर कुछ छूट आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कहां का, और 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर आकर के 5 वर्ष की अपनी छूट मिलेगी। विधवाओं के लिए एक अलग से पूरा नियम है। तो आपको फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसको अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि कम से कम अपने ये परीक्षाएं कब आयोजित होगी। तो इसकी एक बात इन्होंने क्लियर शब्दों में लिखा कि वर्ष में एक बार आयोजित होगी। दूसरी बात, पहले ये कब आयोजित हुई थी, तो ये मैं बता दूं आपको कि 2022 के अंदर आयोजित हुई थी, और अब उसको उन्होंने क्या कर दिया है, 1 साल पूरा होने के बाद उसको समाप्त कर दिया है, उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। अगली बात कि आप लोगों के पास में न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, तो कम से कम 40 अंक की प्राप्तता होनी चाहिए, यानी कि आप जो भी आपके पास में डिग्री है उसके आधार पर। और अगर आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के अंदर एक शब्द यूज हुआ है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये मुझे लगता है जिन लोगों ने पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों के पास में OTR नहीं होगा, और जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के पास में OTR होगा। इसमें अगर जिन लोगों के पास में पहले ऑलरेडी है, पहले भर रखा है, उन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, उन लोगों के लिए उन सिग्नेचर को और उनके फोटो को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं पर अगर खुद सेल्फ इसे भर रहे हैं तो उसके बाद में एक बार इसकी अच्छी तरह मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसको आप समझिए, और अगर आप खुद नहीं भर रहे हैं, कोई मित्र वाला या किसी दूसरे से भरवा रहे हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की संभावना है। एक इन्होंने जो शब्द यूज किया है अपने पास में OTR के बारे में, कि आप जब भी फोटो क्लिक करेंगे इसमें लाइव फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन कैसा होगा, लाइव होगा। उसमें आप जैसे ही फोटो पे जाएंगे और पीछे का बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होना चाहिए, और उसके साथ में जो आपका सिग्नेचर का जो कॉलम दे रखा है वो भी इन्होंने क्लियर किया है कि आपके पास में सिग्नेचर का जो कॉलम है उसी के अंदर उसका सिग्नेचर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, फोटो भी लाइव होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये क्लियर इन्होंने चीजें कह रखी है। दूसरी चीज, इन्होंने आपकी जो एसएसओ आईडी है उसी से आधार कार्ड अगर जनरेट करके आपने बनाया है, अगर जिनका, देखो जिन लोगों का आधार कार्ड है और आधार कार्ड से जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन कर रखा है या अब कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त एक है, आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के आसपास है, उससे जो पुराना है अपडेट होना चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में
डे होने, कौन सा तिथि है, तारीख कौन सी है जो होना चाहिए, महीना भी उसमें अंकित होना चाहिए और वर्ष भी अंकित होना चाहिए। अगर मैं बात करूं उसमें पिता का नाम स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। अब कई बार ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि स्टूडेंट के पिता के नाम में आधार कार्ड में और जो पुरानी मार्कशीट है, जो रिजल्ट बना हुआ है, यानी कि 10वीं के अंदर मान लो 10th क्लास का कोई व्यक्ति है, उसमें उनका पिता का नाम उन्होंने रामलाल लिख दिया, ठीक है ना, बाय मिस्टेक हुआ रामलाल, ठीक है, और आधार कार्ड के अंदर उसी स्टूडेंट के सन ऑफ करके केवल राम जी लिखा हुआ है ना। तो अब यहां पर शब्द आधार कार्ड जब तक अपडेट नहीं होगा दोनों मैच नहीं होंगे, है ना। कहीं पर भी जैसे शब्द में कहीं पीछे पीछे शब्दों में हम राम लगाते हैं, है ना, जीवन राम जी जैसे, है ना, तो राम शब्द होता है, और किसी किसी में लाल लगा देते पीछे, ये इफेक्ट आएगा जिन लोगों के फर्क है। तो वो लोग, ऐसी कंडीशन जिन लोगों की बनती है, वो लोग कृपा करके जन आधार कार्ड में करेक्शन करवा लें, क्योंकि जल्दी करेक्शन जिसमें होगा वो जन आधार कार्ड होगा, हैंड टू हैंड करेक्शन हो जाएगा। आधार कार्ड ई मित्र पे जाओ, वो आपके जो भी उसमें परिवर्तन है करके आपके उस जन आधार कार्ड पे ओटीपी आएगी, ओटीपी जनरेट होने के बाद में वो आधार कार्ड से, जन आधार वाला जो सेंटर है, वो जन आधार से आप क्या करते हैं उसको परिवर्तित कर देंगे। आयुष्मान कार्ड जो अलग टाइप का, जन आधार जो बना हुआ पहले व्हाइट कलर का आपके पास होगा, है ना, वो उससे आप इसको जनरेट कर लेना और उसमें जो भी परिवर्तन करने वो कर लेना। उसके आधार पर फिर आपका जो आधार कार्ड है उसमें बदलाव होगा, लेकिन ये लंबी प्रोसेस है, और उससे अच्छा आप ये है कि जन आधार में चेंज कर लें, है ना। उसमें आपके पास में जितने भी 10वीं की मार्कशीट है उन सब का स्कैनिंग होगी, ध्यान रखना। तो आपके पास में 10वीं हो 12वीं हो, इनकी मार्कशीट की क्या करेंगे, वो स्कैन करके आप उसमें अपलोड करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी आप लोगों के लिए। एसओसी आईडी आपको पता ही होगी, और उसका पासवर्ड आईडी वो भी आपको ध्यान होगी। उसमें आवेदन आपने पहले कर रखे होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपके गूगल आईडी पे सारा का सारा मिल जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, गूगल आईडी पे सारा अवेलेबल है ना। फिर भी आप किसी जो आपके अच्छा ई मित्र वाला हो उससे आप संपर्क कर लेना, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देगा। बस फर्क इतना सा है कि उसको जो अमाउंट की आवश्यकता होगी जो लेगा। अगर इन्होंने देखो खिलाड़ी और पद के लिए भी इन्होंने बात करी है कि किस प्रकार से किस किस को छूट दी जाएगी इसमें, है ना। तो इसमें आप ये आईडी दे रखिए, कहां पर आप RSMSSB राजस्थान gov.in इस पर और इन दोनों पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर के अपना पूरा काम कर सकते हैं, यानी पूरी इसमें सबमिट कराना है, फॉर्म भरना है, ये काम हो जाएगा। जो पुराने उत्कर्ष खिलाड़ी रहे हैं उनके लिए विशेष दर्जा है, छूट है। किस किस में रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में रहे हैं, जो कि एशिया ओलंपिक परिषद में रहे हैं, दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद में रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल जहां पर भी इनका दे रखा है, और साथ साथ स्कूल गेम्स के अंदर भी जिनका है उनको महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, उसमें डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट का मतलब कि जितनी प्रतिशत था उन्होंने शायद तक 2% कुछ छोड़ा है। तो एक बार आप देख लेना, इस दायरे में अगर आ रहे हो तो ठीक, नहीं है तो ओके। फिर हमारे पास में आता है एक बार पंजीकरण, ये मैंने वही बताया आप लोगों को, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आप लोगों को उसको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने दिया है कि एक आयु लिमिट के बारे में बताया है। देखो ये परीक्षाएं जो होंगी बहुत मानकता के और बहुत ही निष्पक्ष मैं कहूंगा होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी चीजें इसमें स्पष्ट लिख दी है, जहां पर गलतियां होने की, जहां पर चूक होने की संभावना थी उनको इन्होंने समाप्त कर दिया इस बार, पूरी क्लियर कट इन्होंने। जैसे भूतपूर्व सैनिक है, हालांकि विज्ञप्तियां ऐसी जारी होती है, आप भी जानते हो, जो भी विज्ञप्तियां निकालती हैं या जो भी पद निकलते हैं उसी प्रकार से निकलते हैं, लेकिन ये उससे पहले की तैयारी है, इसके बाद में आपको एक एग्जाम और होगा, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है भूतपूर्व सैनिक के लिए, अगर आप उसमें आते हैं तो। और दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग में 13 नंबर पॉइंट दे रखा है, इसको ध्यान से स्टडी करना। आप अगर दिव्यांग के अंदर आप हैं, कोई भी किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो उसमें भी आपके पात्रता की अगर इन्होंने बात करी तो इन्होंने कहा कि यहाँ तो उन्होंने सीनियर सेकेंडरी कर लिया हो, 12वीं कर ली, सीनियर सेकेंडरी मतलब आपकी क्या कर लिया हो, 12th पास आउट कर लिया हो। कब कर लिया हो? 23/5/2022 के उसके अनुकक्ष सीनियर सेकेंडरी के अंदर, यानी अभी आपकी 12वीं हो चुकी हो, उसके अंदर आप पात्रता समतुल्य, और उसको देखो समतुल्य यानी कि उसके 12वीं के आसपास जिसे समकक्ष अपन मानते हैं वो डिग्री भी होगी, तो भी आपकी शैक्षिक योग्यता के अंदर गिना जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर कुछ विशेष कोटे दिए हुए हैं, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है जहां पर जिन व्यक्तियों को जरूरत नहीं है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत के नागरिक हो, नेपाल का, देखो ये सभी भारत के नागरिक ही देख रहे होंगे जहां तक मुझे ध्यान है। अब आयु लिमिट की महत्वपूर्ण बात है,
जिसके ऊपर कई बार प्रश्न मेरे पास आए हैं, कई लोगों ने पूछे सर आयु की लिमिट क्या है। देखो आयु की इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा, क्या पता क्यों दिक्कत है लोगों को। बाकी आवेदन पात्रता के अंदर देखा था 1 जनवरी 2025 को उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष न्यूनतम हो जानी चाहिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ। और उसकी कितनी यहाँ 40 वर्ष नहीं हुई हो, लेकिन राज्य सरकार ने जिन क्रमांक के अंदर दे रखा है, जिन प्रकार की छूट है, उस प्रकार से दृष्टि पात्रता के अंदर 3 वर्ष की छूट दी गई है। उसी प्रकार से सामान्य वर्ग की महिलाओं के अंदर 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष, है ना, इन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई। अब 5 वर्ष की छूट दी गई यानी कि ये बात क्लियर होगी, जिनकी 40 वर्ष की आयु है उसमें आप क्या ऐड कर लोगे, 5 वर्ष ऐड कर लेंगे। 40 वर्ष की आयु में क्या ऐड कर लेंगे अपन, 5 वर्ष ऐड कर लेंगे। तो ये चीज भी आपके पास में क्लियर हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं, ये काम कर चुके नियमानुसार। अगर कोई विधवा है तो उसको जब तक सरकार ये मान के चल रही है कि सेवानिवृत्ति नहीं हो जाती, उससे कम आयु होनी चाहिए। अगर सरकार 60 साल की सेवानिवृत्ति मानती है या 65 साल की मानती है, उससे कम वर्ष की आयु वाली महिलाएं उसमें आवेदन कर सकती है। लेकिन हम ज्यादातर बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थी सारे 40 वर्ष से कम आयु की होते हैं और इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो, भर सकते हो इसको आराम से। आयु संबंधित छूट के बारे में इन्होंने पूरा क्रमांक डाल रखा है, ये पूरा जो मैंने आपको बताया ना आयु वाला, है ना, 7 नंबर, इसको आप और देख लेना। वैसे तो क्लियर है क्योंकि स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया। अगर इसमें से कोई आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। पंजीकरण शुल्क जमा करने का वही है OTR वाला सिस्टम अपने पास में, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको कराना। परीक्षा आयोजित करने की अगर बात करते हैं तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर भी बताया है कि 23/10/2024 से 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्र आयोजित की जाएगी। जो भी परीक्षा केंद्र आयोजित आवंटित किए जाएंगे वहां पर यह परीक्षा आयोजित कर दी है। यानी कि सीधी सी कहानी यह है कि आज तारीख अपने पास में हो जाती है। अगर हम बात भी करें 31 हो रही है, 8वां महीना है, 2024 चल रहा है, कल 1 तारीख हो जाएगी। 1 तारीख यानी कि 1/9, ठीक है। और एग्जाम जो इन्होंने दिया है 23/10 का दिया है, तो आपके पास में 30 दिन तो पड़े हैं 90 महीने के, और आप 20 दिन ये मान के चलिए, 50 दिन का समय आप लोगों के पास पर्याप्त है। और 50 दिन के अंदर आपको सिलेबस पढ़ना है। बस मोटी कहानी यही है, सिलेबस कंप्लीट करने की मोटी कहानी है। इसको बड़ी कहानी जो अपन कह रहे हैं, मोटी कहानी जो कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कह रहे हैं, वो कौन सी है? सबसे बड़ी बात वही है कि अपने पास में सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे उसके बारे में। अच्छा, संतान के बारे में बात आई है, तो जिन लोगों की 1 संतान या 2 संतान है उनमें दिक्कत है ही नहीं। तो विद्यार्थी हो तो संतान की कोई बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और वैसे भी ये एग्जाम जो है वो कौन सा है मैंने आपको बता दिया, एग्जाम से पहले वाला एग्जाम है ना। CET का मतलब ही वही है। ऑनलाइन आवेदन के बाद में ये विभिन्न प्रकार के जिनमें छूट है या रोकथाम है वो वाली चीजें दे रखी है। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है हमारे पास में, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है परीक्षा की स्कीम, यानी कि परीक्षा का लेवल क्या है। अब हम जो बात करने वाले हैं कि साहब जो परीक्षा हम देने वाले समान पात्रता परीक्षा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्यक्रम इन्होंने नीचे दे रखा है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। देखो सीधी सी कहानी क्या है, सब में अंक समान है, यानी अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो सब में 1 होगा। और ये भी क्लियर कर लीजिए, प्रश्नों की संख्या इन्होंने दे दी है कितनी, 150, और कुल अंक इन्होंने दे दिए हैं कितने, 300, और टाइम कितना दिया है इन्होंने, 3 घंटे। क्लियर बात, यानी कि आप लोगों के पास में टोटल मिलाकर 3 घंटे का अर्थ क्या हो गया, 180 मिनट। और आपके पास में कुल प्रश्न है 150, और 2 के हिसाब से कुल मिलाकर के 300 अंक। यानी कि आप जितने प्रश्न करेंगे और जितने सही प्रश्न करेंगे उतने अंक 2 से गुणा हो जाएंगे, और आपके पास में वो समय रहेगा आपके पास में 3 घंटे, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा है आपके पास में, तो 180 मिनट का समय है और 150 प्रश्न करने हैं। यानी कि ये समय पर्याप्त है, वैसे तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। कौन कौन से सिलेबस की बात करेंगे, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। जिन लोगों को कंफ्यूजन था, ये नए वाले में स्पष्ट कर दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या होती है नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आप जो प्रश्न गलत कर देते हैं, वो गलत किए हुए प्रश्नों के कारण जो प्रश्न आपने सही किए होते हैं
उसमें से उसका 3/4 या 1/4 जो भी वो डिसाइड करें उतना नंबर काट लेते हैं। यानी कि आपने मान लो 5 प्रश्न सही किए, 5 प्रश्न आप लोगों ने सही किए थे, 2 नंबर के हिसाब से आपके हो जाते हैं 10 नंबर, लेकिन आपने 2 प्रश्न गलत भी कर लिए तो 1/4 के हिसाब से आधा नंबर इसमें से कट जाएगा, तो फिर आपके 9.5 नंबर ही रहेंगे। ये कंडीशन होती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने पहले रखा था अब हटा दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सभी लोग क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्तर, यानी कि जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास करी है, जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, 12वीं पास करने के बाद जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सिलेबस के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास में क्या क्या सिलेबस है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, पूरी राजस्थान की बुक कहां से पकड़ सकते हैं साहब, हमको 9th और 10th के अंदर अगर आप जाते हो तो 9वीं और 10वीं के अंदर राजस्थान की एक किताब चलती है ना, राजस्थान करके एक बुक आती है, आप उसको उठाइए और उसको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। उसमें सारी घटनाएं दे रखी है, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बालाथर और बेराट, है ना। एक लुसेंट की बुक आती है, लुसेंट की एक बुक आती है, उसको भी आप उठा के देखिए, उसमें भी जनरल नॉलेज है। और ये जो राजस्थान का इतिहास है, इसको पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, ये पूरा आ जाएगी। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में, और आयाम ये देखना है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले कौन से हैं, स्मारक कौन से हैं, चित्र कौन से हैं, और हस्तशिल्प कौन से। देखिए ये जितना भी पॉइंट है ये आप लोगों के पास में पहले से अगर नोट्स बने हुए हैं तो ठीक, अगर नोट्स बने हुए नहीं है तो यूट्यूब पे अथाह सागर क्लास वालों ने डाल रखे हैं, आप इनमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा बढ़िया है, उसको छांटिए, अपने अलग बनाइए, नोट्स बनाने प्रारंभ कीजिए। बस शर्त एक है, ध्यान रखिए कि आपके पास में 50 दिन है। 50 दिन में हम किसे इसको करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो और जारी करूंगा मैं, आप देखना, उसको जुड़े रहिएगा, मैं बहुत ही अच्छी ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवी देवता और मेले, ये सभी राजस्थान की परीक्षाएं जितनी भी होगी उनमें ये सभी चीजें आएंगी। अगर आप रीट का एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें भी ये चीजें आएंगी। अब अपने पास में आता है भारत एवं राजस्थान के भूगोल। कहां से देखें, 9th क्लास देखनी है, प्लस आपको 10th क्लास देखनी है, और अगर आपके पास में भूगोल मिल जाती है तो भूगोल में आप सीधे 11th क्लास को पकड़िए। 11th क्लास की जो भूगोल है उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर शब्दों में दे रखी है। ये सारी चीजें आपको 11th क्लास की भूगोल में स्पष्ट दे रखी है। उसमें भौतिक स्वरूप दे रखे हैं, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, ये पहला, दूसरा, तीसरा जो पार्ट है भूगोल का 11th क्लास का, उसमें स्पष्ट दे रखा है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदा, ये भी क्लियर दे रखा है। नदियां कौन सी हैं, खनिज, ये सारा शब्द अपने को जो भी ढूंढना है वो 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, और हमको पढ़नी है कौन सी, तो हमको पढ़ना है 11th क्लास। 11वीं कक्षा की भूगोल को उठाकर देख लीजिए, 12वीं क्लास के अंदर जनसंख्या वाला पार्ट आ जाता है, इसलिए आप 11वीं के उठाना, उसमें सारा का सारा सिलेबस दे रखा है एज इट इज। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार दे रखा भारत के संविधान के समकक्ष में, तो ये सब आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन सा हटा दिया गया है, क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, उच्च न्यायालय, राज्यसभा, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो खुद के ऊपर ही बना रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सारे के सारे आयोगों को भी आपको पढ़ना है। फिर आता है अपने पास में राजस्थान की अर्थव्यवस्था। 11th क्लास के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है ना। आप 11th क्लास को लीजिए, या आपके पास में लुसेंट की बुक मिल जाए उसको ले लीजिए। कोई आधार बनाने के लिए आप गाइड का यूज कर सकते हो, उसमें आप भले आपके पास में वर्तमान में अगर पुरानी लक्ष्य भी पड़ी हो किसी के पास में, पर ध्यान रखना इसमें कुछ जिलो चेंज हो गए हैं, बदलाव आए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपको उठा के पढ़ने में, तो कुछ बदलाव के साथ में पढ़ना है ना, और अपडेट रहना है। समय की जो है राजस्थान की उसको पहले पढ़ लेना, उसके साथ में वर्तमान में जो कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जिनके ऊपर इनको प्रतिदिन डाला जा रहा है उसको खोजिए, और नहीं खोज पाते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, है ना। महानरेगा, ये सब जिसमें सारा की सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये सारा अर्थव्यवस्था में ये सारा महत्वपूर्ण है, एक बार इसको पूरा पढ़ना है अपने को। दैनिक जीवन के अंदर विज्ञान, देखो ये अपना टॉपिक आ गया, है ना, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हमारी क्लास की हम बात करें तो, अगर हम क्लास की बात करेंगे तो हमारी क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, कहां से उठाऊंगा टॉपिक, देखिए पूरा क्लियर बता देता हूं, यहीं पर आप लोगों को साथ साथ में चीजें समझ में भी आ जाएगी। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ये आप पढ़ेंगे
कि फिजिकल और केमिकल चेंज जो है अपने कहाँ पर पढ़ेंगे, 10th क्लास के अंदर आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे। 10वीं कक्षा में बहुत अच्छा दे रखा है। ऑक्सीकरण अपचयन ये भी 10वीं कक्षा के अंदर बहुत शानदार दे रखा है। और उत्प्रेरक 10वीं कक्षा के अंदर ही पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का जो पढ़ना है हमको कक्षा 10वीं से पढ़ना है। बाकी कोई गाइड है अपने पास में, ठीक। इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। रही बात प्लेलिस्ट बना करके, तो आपको देखेंगे कि आपके पास जो पुराने वीडियो पड़े हैं वो उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी, उनको भी आप एक पढ़ना। धातु अधातु तरह उनकी होगी। अगर जिन लोगों को ध्यान होगा धातु अधातु, क्योंकि ये जो मेटल नॉन मेटल है वो हमारे पास में कौन सा होगा, ये भी 10वीं क्लास के अंदर पूरा सिलेबस दे रखा। तो एक बार 10th क्लास को देख लेना है। सामान्य जीवन के अंदर उपयोग, ये सेकंड चैप्टर है आपके पास में, है ना। सेकंड चैप्टर जो आता है 10वीं कक्षा का, उसके अंदर आपको धातु अधातु और उनके महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, उनके बाद में नमक है, विरंजक चूर्ण है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है और आपका चूना पत्थर है। ये सारी चीजें आगे जितनी भी हम बात करेंगे उसमें। और अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को एक बार जुड़ जाइएगा आप। कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, इन पे भी हम चर्चा करेंगे, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। उसके बाद में जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्लोरीन है, ये सारा दे दिया इन्होंने, है ना। ये चौथा वाला चैप्टर था, तो आप ये भी महत्वपूर्ण है। प्रकाश अपवर्तन 9वां चैप्टर है 10th क्लास का, ये भी प्रकाश अपवर्तन और उसके नियम, है ना। पूरा का पूरा लेंस और उसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको ढंग से ही पढ़ना है कि साहब मुझे तो बहुत ही ढंग से पढ़ना है, तो सीधी सी कहानी, एक ही काम कीजिए आप, जो भी 10वीं क्लास पढ़ रहा है उसकी क्लास में बैठ जाइए, बहुत आराम से पढ़ पाओगे। अब दिक्कत क्या है, 10वीं कक्षा में पढ़ते समय उनको चाहिए दिसंबर जनवरी फरवरी, सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट करना है और आपको कंप्लीट करना है 50 दिन में। तो 50 दिन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में ये 9वीं के अंदर चैप्टर है और 10वीं में भी कुछ पार्ट इसका दे रखा है, तो आप इसमें सूचना प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। मेंडलिज्म 10th क्लास का चैप्टर है, बड़े आराम से पढ़िए, गुणसूत्रों की संरचना पूरा पढ़िए। लेकिन एक चीज कह देता हूं मैं आपको, ये है तो 10वीं लेवल का, लेकिन आप चाहें तो 11th और 12th लेवल की चीज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं वाली चीज इसमें स्पष्ट करूं। पर्यावरण अध्ययन 10वीं कक्षा के अंदर दे रखा है, तंत्र पूरा को वहीं से पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करनी है, जैव प्रक्रम के बारे में बात करनी है, ऊर्जा प्रवाह के बारे में बात करनी है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करनी है, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पूरा आएगा। तो जेनेटिक्स है अपने पास में, जैव पेटेंट किसे कहते हैं। देखो जैव पेटेंट और ये वाला जो चैप्टर है, मैं कहूंगा आपको एक बार 8th क्लास को भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि 8th क्लास के अंदर भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं। जंतुओं का आर्थिक महत्व, पुरानी किताब मिल जाती है अगर 10th क्लास की, तो वहां से उठाइए, पुरानी किताब में जंतुओं का आर्थिक महत्व बहुत अच्छा दे रखा है। और अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं हर एक किताब को पूरा मर्ज करके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये जो सिलेबस है आपके पूरा साइंस का, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं करा दूंगा आपको। रक्त समूह की अगर हम बात करें, रक्त प्रवाह की बात करें, RH फैक्टर की हम बात करें, ये सारा पॉइंट इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तार्किक क्षमता, है ना, ब्याज, चक्रवर्ती भट्टा, हानि, प्रतिशत, लाभ, ये सारा का सारा, घन घनाभ गोला, ये जो प्रश्न है घन घनाभ गोले और इनकी बात आती है, ये आपके 10th क्लास का चैप्टर का है, ठीक है ना। अच्छा, वैदिक गणित के जो 6 अंक दे रखा है, 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में भी है। और 2 चर रेखीय समीकरण की बात अगर करें तो 9th के अंदर पूरा दे रखा और 10th में पूरा दे रखा, आराम से पढ़ सकते हैं आप। और ये यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, मेरे वाले यूट्यूब पे भी अवेलेबल, ध्यान रखना। अनुपात समानुपात 9वीं से पहले 8वीं में चला जाओ, 8वीं और 9वीं में पूरा दे रखा। एक ही बिंदु पर बनने वाली सररेखीय आकृतियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, समतल आकृतियां, ये 9th और 10th दोनों में है भैया। समतल आकृतियां जो है ना, घन है, घनाभ है, त्रिभुज है, बेलन है, ये सब 9th और 10th में है। कोण और उसके बनने वाले बिंदु, ट्रिग्नोमेट्री देखो 10th क्लास के अंदर एक 9th का और 8th वाला चैप्टर आता है, वो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी चाहिए। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 13 चैप्टर है, साथ या 14 चैप्टर है 10th क्लास का, बहुत ही शानदार है। और ये तार्किक शब्द की बात करती है। फिर आती है अपने पास में हिंदी, हिंदी में संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, विग्रह है ना। तो ये हिंदी तो खैर आप सब लोग कर ही लेंगे, पर्यावरण शब्द है, विलोम शब्द है। इंग्लिश के अंदर भी वो का वही है, आपके पास में टेंस है, अपने पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अपने पास में एक्टिव पैसिव है, वन वर्ड है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जो पुरानी है वही है, और कंप्यूटर नॉलेज में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। यानी कि सिलेबस की अगर बात करो तो मोटी मोटा सिलेबस अगर हम कवर अप करना है, अगर पढ़ना है, तो हमको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत अभी आएगी अपने पास में कौन सी, सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपके पास में आ जाएगी ये पूरा पार्ट, है ना।
क्योंकि ये वो पार्ट है जिसको हिंदी मीडियम वाले, और या यूं कहूंगा कि जिन लोगों ने आर्ट्स ले रखी है उन लोगों के लिए ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उनमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दिन अपने पास कितने हैं, 50 दिन है। 50 दिन में इतना सारा सिलेबस करना है आपको। दूसरी चीज हम अगर बात करें तो एक और कठिन जो चैप्टर पढ़ने वाला है आपको, वो है आपके पास में दैनिक विज्ञान, यानी कि एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं इसको पर्सनली आपके 1 सितंबर से इस पर पूरी क्लास लेकर आ रहा हूं, आप लोगों के लिए हाजिर हो रहा हूं 1 तारीख से, कल यानी कि शाम को लाइव लाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि हम पढ़ पाए इस चीज को अच्छे ढंग से। और इसमें सारा सब कुछ है। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर दिया इन्होंने, जैविक घटक दे दिया, पारिस्थितिक तंत्र भी दे दिया, जंतुओं का महत्व भी दे दिया, लेकिन इस बार इन्होंने कोशिका शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित तरीके से इन्होंने निकाला है। देखिए ये अंतरिक्ष हो गया, अनुवांशिकी आपकी बायोलॉजी यहाँ से चालू हुई है, लिंग निर्धारण पर कंप्लीट पर्यावरण से चालू हुई है, लेकिन पढ़ना जीव चक्र पढ़ा, देखो भौतिक है, पैटर्न है, भू चक्र हो गया, सारे के सारे रक्त हो गया। चलिए, तो इसमें अब की बार आपके कोशिका वाला चैप्टर कहीं पर भी नहीं दे रखा इन्होंने, ये 9th क्लास का था कोशिका वाला जो नहीं है। तो आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है और इनकी बात करनी है। कल वाली क्लास के अंदर अगर हम 1 तारीख को मिलते हैं तो 1 तारीख के दिन हम इसी सिलेबस के साथ बात करेंगे। जब तक आप लोगों को कोई अगर दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मुझे इसके माध्यम से अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।